नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इजराइल पैलेस्टाइन के इशू की, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से इजराइल के लिए यहूदी लोग यूरोप से या फिर रशिया से पलायन करके अपने एक देश की तलाश में आते हैं, पैलेस्टाइन में सेटल होते हैं। और जब ये पैलेस्टाइन में सेटल हो रहे होते हैं तो वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही होती है, जिसे ब्रिटिश मैंडेट बोला गया, जो पैलेस्टाइन था वो उनके अंडर में था। तो वो ब्रिटिशर्स इस समस्या को सुलझाने की बजाय वहाँ पे यूएन को सबमिट करके चले जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है अभी नया नया बना ही था, और उसके सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है कि कैसे यहूदी और इजरायली, जिन्हें मैं कहूँ, कैसे यहूदी धर्म के लोगों को और पैलेस्टाइन में रहने वाले अरब मुस्लिम्स को एक साथ रखना है, एक देश में बसाना है। इसके ऊपर अब यूएन क्या करेगा वो हम इस सीरीज से लेके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 1947 की बात करें अगर हम, तो यूएन एक पार्टीशन प्लान लाता है 1947 में। उससे पहले अगर हम बात करें तो ये देखिए मैप, इसमें जो ग्रीन कलर है ये पूरा पैलेस्टाइन है, ठीक है। और ये जो वाइट कलर के सेटलमेंट्स दिख रहे हैं ये जो हैं ज्यूज पीपल के हैं, ज्यूज यानी यहूदियों के हैं। लेकिन जैसे ही इसराइल के लिए पार्टीशन प्लान लेके आता है यूएन, या फिर पैलेस्टाइन के लिए या इसराइल के लिए बोले, तो इसमें इसराइल को दिया जाता है 44% भाग, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है, और इसे पैलेस्टाइन को दिया जाता है 48% पार्ट। और ये जो बीच में है जेरूसलेम, ये देखिए, ये यूएन कहता है कि हम खुद इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, यानी ये ना पैलेस्टाइन को दिया गया ना ही इसराइल को दिया गया। तो इस तरह से ये डिवाइड किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे अभी जो हाल में स्थिति है अभी में, उसमें देखिए मोस्टली जो पार्ट है वो इसराइल के अंडर है, यहाँ से यहाँ तक सारा इसराइल के अंडर है। ये ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे हिस्से हैं बस इसी में पैलेस्टीनियन लोग बसे हुए हैं, बाकी पूरा इसराइल के पास है। तो इसी इशू पे चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब देखिए यूएन ने जो प्लान ऑफ पार्टीशन दिया था वो हमने देखा कि पैलेस्टाइन को 48% दिया गया, इसराइल को 44% दिया गया, और जेरूसलम को रखा गया कि 8% जो एरिया है ये यूएन खुद मॉनिटर करेगा। अब देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे ये इसराइल है वाइट कलर में पूरा 44%, और 48% ये है जेरूसलेम सेंटर, जो यूएन एडमिन करेगा। अब देखिए यहाँ पे पहले सारे पैलेस्टाइन मुस्लिम्स रहते थे, अरब मुस्लिम्स रहते थे। अब अरब में जो है आपने ज्यूज का एक नेशन, नया देश बना दिया, तो डेफिनेटली ये अरब मुस्लिम्स को पसंद नहीं आएगा। तो वो इससे खुश नहीं होते हैं, अरब के जो मुस्लिम्स हैं, और इस तरह से वो क्या करते हैं, इसराइल पे अटैक कर देते हैं, इसराइल पे संयुक्त रूप से हमला कर देते हैं अरब देश। तो ये जो हमला है ये यहाँ से शुरुआत हो जाएगी अरब इजराइल वॉर की। तो 1948 में अभी इजराइल बना ही था, और उसके ऊपर जो है इजिप्ट, इराक, सीरिया और जॉर्डन, यानी कि इजिप्ट इधर से हमला कर रहा है, जॉर्डन यहाँ से हमला कर रहा है, सीरिया और इराक इधर से हमला कर रहे हैं, ठीक है। और ये बीच में फंसा हुआ आपका इजराइल। तो चारों तरफ से संयुक्त रूप से इस पे हमला किया जाता है। लेकिन देखिए इस अटैक में इजराइल जो है वो फायदे में ही रहता है, यानी कि वो क्या करता है, इस अटैक में अपनी टेरिटरीज को बढ़ा लेता है। और इसमें देखिए इजिप्ट जो है वो गाजा पट्टी, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, इजिप्ट जो है गाजा पट्टी पे कब्जा जमा लेता है, जबकि जो वेस्ट बैंक थी और वो जॉर्डन कब्जा लेता है। इसराइल जो है उसकी भी टेरिटरी काफ़ी बढ़ जाती है, और यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान होता है पैलेस्टीन का, और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो सबसे बड़ी हार का सामना कर रहे हैं अगर मैं बोलूँ तो। और 7 लाख पैलेस्टीनियन लोग भाग जाते हैं अपने देश को छोड़ के, और रिफ्यूजी के रूप में दूसरे देशों में जाके शरण लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो वॉर था इसको इसराइल बोलता है दिस इज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ये हमारी एक तरह से आज़ादी का वॉर है, और इसराइल इसमें बहुत आगे निकल जाता है। जबकि जो अरब्स होते हैं वो उसको बोलते हैं नकब। नकब मतलब कैटास्ट्रोफ, यानी बहुत बड़ी कोई आपदा आना। क्योंकि देखिए ये अरब इसलिए बोल रहे थे क्योंकि 7 लाख लोग जो अरब मुस्लिम्स थे या पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स थे, उनको ये देश छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी आपदा थी, इसलिए ये इन्हें नकब कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अगर अपन मैप में देखें तो यहाँ देखिए ये 1947 का प्लान था, इसमें ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये इसराइल है। अब देखिए ये सारी सेनाएं घुस गई, इधर से ये घुसा है जॉर्डन, ठीक है, इधर से ये अटैक किया है इजिप्ट ने,
यहाँ से सीरिया आ चुका है और यहाँ से लेबनान भी एंटर कर चुका है, यहाँ से ये जॉर्डन को ट्रांस जॉर्डन बोलते थे। तो इस तरह से सबके सब जो देश हैं वो इजराइल के ऊपर हमला बोल देते हैं। अब इजराइल क्या करता है, इन सभी को संयुक्त रूप से अपने देश से ना सिर्फ खदेड़ता है, बल्कि देखिए वो अपना एरिया भी बढ़ा लेगा। तो ये एरिया काफी बड़ा कर लेता है अपना, ठीक है, बहुत बड़ा विस्तार कर लेता है। अब ये जो रिवर है यहाँ पे है जॉर्डन रिवर, और जॉर्डन के ये जो पश्चिम में है इसको बोला जाता है वेस्ट बैंक, ठीक है, वेस्ट बैंक। तो अभी आपने देखा था कि ये जो है पहले पिक्चर में देखें तो ये जो एरिया दिख रहा है ये पैलेस्टीन को दिया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कब्जा जमा लेगा जॉर्डन और ये गाजा पट्टी छीन लेगा इजिप्ट, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों ने तो ये कब्जा लिए और इसराइल ने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। यानी कि पैलेस्टाइन जो है, वो जो गाजा में पैलेस्टाइन था वो इजिप्ट ले गया, ये जो यहाँ था ये जॉर्डन ले गया, और बाकी जो एरिया में पैलेस्टीन था वो सारा इसराइल छीन गया। तो सबसे बड़ी हार कुल मिला के यहाँ पे होती है पैलेस्टीन की, और पैलेस्टीनियन पीपल जो है बहुत ज़्यादा नंबर में माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसराइल कितना एरिया कैप्चर करता है, ये पहले का इसराइल है ये जो है देखिए, और ये जो नया एरिया जो है देखिए ये कितना सारा एरिया कैप्चर कर लेता है इसराइल, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये भी पूरा एरिया कैप्चर कर लेता है। तो इस तरह से इसराइल जो है बहुत बड़ा विस्तार कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, इस संयुक्त वार के बाद इजिप्ट में जो है प्रेसिडेंट आ जाते हैं नए, जिनका नाम है गमल अब्दल नसीर, और ये बहुत ही स्ट्रांच अरबियन मुस्लिम है, और इनका जो इसराइल के प्रति नज़रिया था वो बहुत ही कट्टर था। और उन्होंने क्या किया कि सुएज कैनाल जो है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है, तो उसको ब्लॉक करने का सोचा कि इसे मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या है, फ्रांस और ब्रिटेन का एक पोर्ट था जो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा और उनके शिप जो है यूरोप से एशिया की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को भांपते हुए वो लोग इजराइल के साथ एक डील करते हैं और उन्हें बोलते हैं, इजराइल को बोलते हैं कि आप जो है हमला कर देना है इजिप्ट पे, ठीक है, और हम जो है इसके बाद जैसे ही आप उस पर हमला करोगे हम मध्यस्थता कराने के लिए आ जाएंगे, और फिर हमारे हाथ में सुएज कैनाल और हमारा पोर्ट जो है जिसका नाम था इलाट, इलाट पोर्ट हमारा फ्री हो जाएगा। तो इजराइल को बोला गया कि आप अटैक करो, हम दोनों जो है मध्यस्थता करेंगे, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। तो सुएज कैनाल जो है इन्होंने ब्लॉकेट कर दी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से है ये सुएज कैनाल। तो ये देखिए ये है सुएज कैनाल, यहाँ से आपका जो मेडिटेरेनियन सी है इसको ये गल्फ ऑफ सुएज से जोड़ता हुआ ये एशिया की तरफ जुड़ता है, ठीक है, ये यूरोप का हिस्सा है। तो यूरोप जो है वो कनेक्ट होता है एशिया से, ठीक है। अब ये जो हिस्सा आता है सुएज कैनाल का ये आता है इजिप्ट के अंडर, तो इजिप्ट ने इसको बंद कर दिया, ब्लॉकेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इजराइल जो है वो मार्च कर जाता है इसकी तरफ, और ये पूरा जो सिनाई पेनिनसुला ये भी इजिप्ट का ही भाग था, तो इजिप्ट का जो पूरा सिनाई पेनिनसुला है इसको जो है इजराइल कब्जा लेता है और ये यहाँ तक पहुँच जाता है। अब इजिप्ट ने देखा कि इजिप्ट की तो हार ही हो रही थी, तो यहाँ पे जो है फिर से मध्यस्थता कराने के लिए पहुंच जाते हैं कौन, एंग्लो फ्रेंच के लोग, वही ब्रिटेन और फ्रांस। और इसके बाद यूएन इमरजेंसी फोर्स जो है वो यहाँ पे बिठाई दी जाती है सुएज कैनाल के पास, और इजरायली जो फोर्सेज हैं उनको बोला जाता है कि आप निकलिए। तो 1957 में इजराइल की फोर्स जो है यहाँ से वापस लौट आती है, लेकिन यहाँ पे अब यूएन की एक फोर्स बैठेगी जो इस सुएज कैनाल को देख रेख, मतलब जिसकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इजराइल की मदद से इस सुएज कैनाल क्राइसिस को खोला जाता है, रोका जाता है। अब बात करते हैं, देखिए अब इजिप्ट और सीरिया और जॉर्डन ये तीनों मिलके एक वॉर लड़ेंगे जिसे बोलते हैं 6 डेज वॉर ऑफ 1967। इसे 6 डेज वॉर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 6 ही दिन में खत्म हो गया था। ये तीनों देश मिलके, सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन, देखिए जॉर्डन यहाँ से अटैक करेगा, इजिप्ट यहाँ से अटैक करेगा और सीरिया यहाँ से अटैक करेगा, और ये जो है बीच में है इजराइल। तो ये तीनों मिलके अटैक करते हैं इजराइल पे। तो इजराइल जो है वो सबसे पहले हराता है सीरिया को, और उसका एक एरिया होता है, मैं मैप में आपको दिखाऊंगा, गोलन हाइट्स, उसको कब्जा लेता है। इजराइल जो है वो देखता है कि इजिप्ट जो है उसके बॉर्डर पे आ रहा है बहुत तेजी से, तो इजराइल पहले ही उस पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, यानी देखिए खतरा भांप के उससे पहले कि इजिप्ट हमला करे इजिप्ट के ऊपर,
इसराइल ने हमला कर लिया। ठीक है, और उसकी जो एयरफोर्स थी उसको बुरी तरह से वहां पे हराया, परास्त किया। और इजिप्ट जो कि पिछले वॉर में गाजा छीन चुका था, इस बार उससे गाजा छीन लिया किसने? इसराइल ने। और उसका जो सिनाई पेनिनसुला था उस पर भी कब्जा जमा लिया इसराइल ने। मैप में देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसराइल जो है किस तरह से इतना बड़ा भूभाग अपने पास जमा कर लेता है। और उसके बाद इन्होंने इस दोनों देशों को हराने के बाद इसराइल ने जॉर्डन को भी हराया, और उससे जो है वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन रिवर के पास पश्चिम की तरफ था वो भी छीन लेता है। इस तरह से अब जो है इसराइल के पास जेरूसलेम का पूरी तरह से कंट्रोल हाथ में आ जाता है। आपको याद होगा यूएन ने जेरूसलेम किसी को नहीं दिया था, कहा था कि ये हम खुद मॉनिटर करेंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें कि उस पर इफेक्टिव कंट्रोल किसका है, तो वो इसराइल के पास आ चुका था। तो ये था 6 डेज वॉर। अब यहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा ग्रे कलर का इसराइल। अब देखिए इसने ये पूरा जो एरिया है ये है सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, सिनाई। तो ये सिनाई छीन लिया किससे? इजिप्ट से, पूरा छीन लिया। और ये गाजा पट्टी भी इजिप्ट के पास थी, ये भी छीन ली। इसके बाद ये देखिए ये है गोलन हाइट। ये बहुत ही फेमस एरिया है मिडिल ईस्ट में। ये यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि गोलन हाइट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा था ये सीरिया का था, लेकिन ये अभी इसराइल ने छीन लिया। इसके बाद ये देखिए पूरी वेस्ट बैंक थी जॉर्डन रिवर के वेस्ट में, तो ये भी पूरी तरह से किसने छीन ली? इसराइल ने छीन ली। और अब जो जेरूसलेम था वो किसके कंट्रोल में आ चुका था? इसराइल के कंट्रोल में आ चुका था। तो इस तरह से ये जो 1967 का जो वॉर था, ये इसराइल ने बहुत बड़ी टेरिटरी एक्वायर कर ली, और मतलब इन सब को हरा दिया था, सीरिया को, जॉर्डन को, इजिप्ट को। तो इस तरह से ये जो इसराइल अरब वॉर का ये जो तीसरा वॉर था, अगर हम कहें सुएज कैनाल को देखते हुए, तो ये भी इसराइल ने इनको बुरी तरह से परास्त किया था। अब देखिए इस हार के बाद इजिप्ट और सीरिया को लगता है कि हमें हमारी टेरिटरी जो हमने खोई है वो वापस हासिल करनी है। तो ये क्या करते हैं, सडनली एक फेस्टिवल होता है इसराइल के यहूदी लोगों का, जिसे बोलते हैं योम किपुर फेस्टिवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहूदियों के लिए, ठीक वैसा ही जैसा दिवाली हिंदुओं के लिए है, या फिर ईद अगर कहें तो मुस्लिम लोगों के लिए है। तो उसी तरह से इनका एक फेस्टिवल है जिसे बोलते हैं योम किपुर। तो इस फेस्टिवल के दौरान ही इजिप्ट और सीरिया मिलकर के हमला कर देते हैं किस पे? इसराइल पे। इसराइल की फोर्सेस को कैप्चर कर लिया जाता है जब ये गोलन हाइट्स में जा रहे होते हैं। गोलन हाइट्स आपको पता होगा जो इसराइल ने छीना था। और इजिप्ट की तरफ जब ये जा रहे होते हैं सुएज कैनाल की तरफ, तो यहाँ पे इनको बंदी बना लिया जाता है, इनकी सेना को, इसराइल की सेना को। तो शुरुआत में इसराइल जो है बहुत बुरी, इसको पीछे हटाया जाता है इसराइल को, लेकिन बाद में इसराइल जो है वो उनको वापस पीछे धकेलने लगता है, दोनों को, इजिप्ट और सीरिया दोनों को ही। और बाद में क्या होता है कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है सीज फायर का, कि अब कोई आगे हम एग्रेशन नहीं करेंगे, तो इजिप्ट के साथ साइन किया जाता है, और फिर उसके बाद सीरिया के साथ भी साइन किया जाता है। एक के साथ पहले किया, एक के बाद, इस तरह से दोनों के साथ सीज फायर एग्रीमेंट हो गया। अब क्या होता है कि इसराइल और इजिप्ट के बीच में डिसएंगेजमेंट, मतलब अब हम दोनों पीछे हटेंगे, और जो है इसराइल कह रहा है कि मैं सिनाई से पीछे जा रहा हूँ। और इजिप्ट को बोला गया कि आप जो है सिनाई पेनिनसुला, देखिए ये सिनाई पेनिनसुला था, यहाँ पे इसराइल था, तो इसको इजिप्ट को बोला गया कि आप यहाँ पे अपनी आर्मी को कम कीजिए। जो सुएज कैनाल के पूर्व की तरफ जो हिस्सा है, जो इसराइल के पास वाला हिस्सा है, उसमें इजिप्ट को आर्मी कम करनी थी। तो इस तरह से ये डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, वो इनके यहाँ पे बैठा दी गई दोनों आर्मीज के बीच में, ताकि भविष्य में कोई बड़ा इनके बीच में युद्ध ना हो। ठीक है, तो ये था योम किपुर का वार। अब देखते हैं अब क्या होता है। कैंप डेविड टॉक्स होती हैं 1978 में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैंप डेविड जो है अमेरिकन राष्ट्रपति का ही एक आवास होता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि पीस, इसमें एक प्लान बनाया जाता है कि कैसे पीस प्रोग्रेस इन मिडिल ईस्ट लाया जाए। मतलब मिडिल ईस्ट जो है उसमें शांति बहाली के लिए क्या किया जाए। तो ऐसा करके यहाँ पे एक अकॉर्ड आती है जिसमें कहा जाता है कि जो इसराइल और इजिप्ट हैं, इन दोनों के बीच में समझौता होता है। एक जो इसराइल है वो पूरा सिनाई पेनिनसुला जो इसने कब्जाया था वो इजिप्ट को वापस दे देता है। बदले में इजिप्ट जो है कहता है कि हम इसराइल को एक देश के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी कि अब इसराइल जो है, जिसको अरब कंट्रीज पहले एक देश मानने से ही मना कर रही थी कि इसराइल जैसा कोई देश नहीं है, अब इजिप्ट जो कि अरब का ही एक देश है, उसने ओपनली ये एक्सेप्ट किया कि इसराइल जो है एक देश है, हम इसको स्वीकार करते हैं। तो इस
इस अकॉर्ड के बाद, कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद, अरब और जो इजराइल है इनके बीच में अब कोई बड़ी टसल नहीं होगी, कोई बड़ा वॉर नहीं होगा। और जो ये ओपनली बड़े बड़े बयान देते थे इजराइल के खिलाफ, वो भी लगभग आना बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 के बाद इजराइल अरब जो वॉर था वो एक तरह से शांत हो गया। लेकिन जो इशू रह जाता है वो रह जाता है पैलेस्टीनियन का। जो पैलेस्टीन पहले इतना बड़ा था, अब वो बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा था। आपने देखा पूरी टेरिटरीज जो है इजराइल ने छीन ली थी। और इनके जो है बहुत सारे लोग, हमने देखा था 7 मिलियन लोग जो हैं पहले ही युद्ध में रिफ्यूजी की तरह, शरणार्थियों की तरह दूसरे देशों में चले गए थे। ठीक है, तो इनका क्या होगा? तो इसीलिए अब पैलेस्टाइन जो है वो लड़ाई लड़ता है इजराइल के खिलाफ। जो इसकी लड़ाई है अस्तित्व की लड़ाई, यानी कि इनके ये लोग वापस लाने हैं इनको अपने देश में, और हमारे देश का एक कितनी भूभाग होना चाहिए ये हमें वापस लेना है, ऐसा करके पैलेस्टीनियंस जो हैं वो अब वॉर छेड़ देते हैं इजराइल के खिलाफ। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो था इजराइल और अरब के बीच में युद्ध या फिर संघर्ष, लेकिन अब चालू होगा फलस्तीन और इजराइल के बीच का संघर्ष। तो यहां से चालू होता है इजराइल पैलेस्टाइन का संघर्ष। अब क्या होगा देखिए, ये चालू हुआ संघर्ष। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम होता है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ, जिसके बहुत लीडर जो हैं, फेमस लीडर हैं जिनका नाम है यासिर अराफात। ये बहुत फेमस लीडर थे इनके। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनता है पैलेस्टीनियन के राइट्स को वापस दिलाने के लिए। ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गन था बल्कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी था। मतलब ये बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी कंडक्ट करते थे, और ये बहुत ज़्यादा अपने जाने जाते थे खास करके प्लेन हाईजैकिंग के लिए। आपको एक बहुत फेमस ऑपरेशन है, अगर आप मूवी देखना चाहें तो ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ऑपरेशन थंडरबोल्ट ये इजराइल की सेना के ऊपर बनी हुई एक मूवी है, जिसमें आप देखेंगे ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब ऑपरेशन था इजराइल की सेनाओं का। और कैसे इन्होंने एक प्लेन हाईजैक हुआ था जिसमें बहुत सारे इजराइल के लोग सवार थे, उनको वापस सुरक्षित बचा लिया था। और इसमें एक सिर्फ इनका कमांडर माना गया था, कमांडो मारा गया था, जो कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतान्याहू, उनके ही बड़े भाई थे। तो सिर्फ उनकी डेथ होती है, बाकी सब लोगों को बचा लिया जाता है। और ये बहुत ही एक फेमस मूवी है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये प्लेन हाईजैकिंग करते थे और इजराइल को इस तरह से ये चोट पहुंचाते थे। अब देखिए क्या होगा, जो ये पीएलओ था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इनके जो लोग थे इनका बहुत सुरक्षित आवास था लेबनन में। तो लेबनन में ये लोग बहुत सारे रहते थे पीएलओ वाले, और यहाँ से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहते थे। तो इसीलिए क्या होता है, लेबनन के ऊपर इजराइल कर देता है अटैक 1982 में, क्योंकि यहाँ पे पीएलओ के बहुत सारे लोग रहते थे। और ये अटैक देखिए कैसे करता है, ये आपको एक मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। ये इजराइल है, ये पूरा लेबनन है। तो इजराइल की फोर्सेज जो है इस तरह से लेबनन के ऊपर चढ़ाई करती है, और ये इतना अंदर तक पहुंच जाते हैं बेरेट के ऊपर। तो ना सिर्फ लेबनन में पीएलओ वाले रहते थे बल्कि बेरेट में भी बहुत सारे लोग रहते थे। तो फाइनली ये जो युद्ध है वो समाप्त होता है कि इनको बाहर निकालो, जो पीएलओ वाले हैं। तो इनको बहुत सारे देशों के मॉनिटरिंग में ये पीएलओ के जो लोग हैं वो इस देश से बाहर निकाले जाते हैं, तब जाके ये युद्ध शांत होता है। तो ये खत्म हो जाती है स्ट्रगल लेबनन के साथ। लेकिन एक और युद्ध होगा, वो हम देखेंगे बाद में। इससे पहले बात करते हैं अब जो पीरियड था 1987 से 93 का, ये जो 5 साल का पीरियड था, इसमें चालू होता है इंतिफादा। तो इंतिफादा किसको कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं अपराइजिंग। मतलब एक तरह से ये संघर्ष को बोलते हैं इंतिफादा। यानी अब ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बाइकआउट, प्रोटेस्ट और रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं, खास करके इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट। और इनके साथ ना इनकी बहुत भारी वाली मुठभेड़ होती रहती है, जिसमें काफ़ी सारे इजरायली भी मारे जाते हैं, लेकिन फ़लस्तीनी लोग भी बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं। और ये इस इंतिफादा की जो है इसी की पैदाइश है। जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है इनका बहुत ही खतरनाक, हमास। तो हमास जो है ये पैदा हो जाता है इसी इंतिफादा के दौरान। और हमास का एक ही एम है कि इजराइल को मिटाना है, यही एम था हमास का। और हमास जो है मानता है कि इजराइल जैसा कोई देश है ही नहीं दुनिया में। और ये जो है थोड़ा सा कट्टर है, मतलब ज़्यादा कट्टर है। और अब जो है दो एंटिटी आ चुकी हैं। अब
आप देखेंगे जो पैलेस्टाइन है उसमें पहले सिर्फ और सिर्फ पीएलओ होती थी, पीएलओ, ठीक है। लेकिन अब जो है उसमें एक और संगठन आ चुका है जिसका नाम है हमास, ठीक है। और यही हमास जो है अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे इन्होंने रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर, और यही हमास जो है इजराइल के लिए सिरदर्द का कारण भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमास का उदय हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये पीरियड चला था आपने देखा 93 तक। तो जो फर्स्ट इंतिफादा था इसमें काफ़ी लोग मरे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उसके बाद अमेरिका जो है वो इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करा के एक समझौता कराता है जिसे बोलते हैं हम ओस्लो अकॉर्ड, ठीक है। तो ओस्लो अकॉर्ड जो है देखिए ओस्लो है नॉर्वे में, लेकिन करा रहा है ये समझौता बिल क्लिंटन साहब जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे ओस्लो में गुप्त वार्ताएं चलती रहती है, लेकिन ये समझौता होता है वाशिंगटन डीसी में या यूएस में। इसमें दोनों जो पक्ष हैं पीएलओ और इजराइल, तो पीएलओ के यासिर अराफात आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और ये हैं yitzhak रैबिन जो उस टाइम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये हैं बिल क्लिंटन। तो इनके बीच में जो है कुछ डील होती है, और इसमें देखिए पीएलओ कहता है दोनों के तरफ से जब समझौता होता है तो पीएलओ इजराइल को एक देश मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है इजराइल जो है हम एक कंट्री के रूप में स्वीकार करते हैं, बिल्कुल इजराइल एक देश है। ये एक बड़ी जीत थी इजराइल के लिए। दूसरा जो है इजराइल बदले में कहता है कि पैलेस्टीनियन जो लोग हैं आप उनके हम मानते हैं कि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, पीएलओ को बोला जाता है कि आप अब टेरर ग्रुप नहीं हो, टेररिस्ट ग्रुप नहीं हो, और इनको ऑफिशियली माना जाता है कि हाँ भाई ये प्रतिनिधित्व करते हैं पैलेस्टाइन का, ठीक है। तो अब जो है पैलेस्टीन अथॉरिटी या फिर पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी पीएनए एक बनाई जाएगी जो कि सरकार चलाएगी, खास करके गाजा और वेस्ट बैंक में जहाँ पे पैलेस्टीन का बहुत बड़ा भूभाग है या पैलेस्टीन लोग रहते हैं, ठीक है। तो गाजा और वेस्ट बैंक में अब पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाएगी, ऐसा इजराइल भी रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि अब यहाँ पे एक बात निकल के आई कि दोनों एक दूसरे को स्टेट मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक 2 स्टेट सॉल्यूशन निकला दोनों के बीच में। अच्छा, ये जो है समझौता 5 साल बाद जो है 5 साल के लिए ये समझौता देखा गया कि ठीक है 5 साल के लिए हम इन मुद्दों पे सहमति बनाते हैं, उसके बाद हम फिर से बैठेंगे एक टेबल पे और कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ओस्लो अकॉर्ड ये हमास को पसंद नहीं आता है। हमास कहता है कि इजराइल जब कोई देश ही नहीं है, आपको स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं थी इजराइल को एक देश के रूप में। तो हमास जो है बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, और ये अब बहुत सारे सुसाइड अटैक करने लगते हैं इजराइल में। और पहला सुसाइड अटैक इन्होंने 1994 में किया था इजराइल में, जिसमें बहुत सारे लोग इजराइल के मारे गए थे। तो हमास जो है बड़े लेवल पे अब हिंसात्मक प्रदर्शनों पे उतर जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो आ जाता है टाइम 2000 का। ये कैंप डेविड टॉक्स 2 थी, ठीक है। कैंप डेविड टॉक आपने देखा 1978 में, जिसका एम था मिडिल ईस्ट में पीस प्रोग्रेस, ठीक है। तो उसी के तहत ही ये सब चल रहा था, ओस्लो अकॉर्ड वगैरह। तो ये दूसरी टॉक होती है 2000 में, लेकिन ये देखिए फेल हो जाती है। यहाँ पे जो है इजराइल के पीएम होते हैं एहूद बराक, ठीक है, एहूद बराक। और अभी यासिर अराफात जो हैं वो हैं पीएलओ की तरफ से। तो इन दोनों के बीच में सहमति बनती नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इशू थे, खास करके जो है टेरिटरी कि कैसे दोनों एक दूसरे के भूभाग को डिवाइड करेंगे। उसके बाद जेरूसलेम हमने देखा था, तीनों धर्मों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट देख लेना, वहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। और जो टेम्पल माउंट एरिया है ये किस तरह से किसके अंडर रहेंगे। उसके बाद जो इतने सारे पैलेस्टीनियन लोग बाहर भाग चुके हैं, शरणार्थी बन के रह रहे हैं, उनको वापस लाने का कैसे होगा, राइट टू रिटर्न है उनके पास अपने देश में आने का हक है। और फिर इसके बाद सिक्योरिटी और सेटलमेंट्स को लेके इन दोनों के बीच में बात नहीं बनती है, और फाइनली ये जो टॉक्स हैं ये भी फेल हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक हम बात करते हैं। और इसके बाद अब देखिए वापस से हिंसात्मक प्रदर्शन स्टार्ट हो जाएंगे, इंतिफादा 2 आ जाएगा। इंतिफादा 2 के बाद खास करके इसमें हमास जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हमास किस तरह से गाजा की गवर्नमेंट को कैप्चर कर लेगा, किस तरह से पीएलओ जो है वो सिर्फ एक सिकुड़ के रह जाएगा, छोटा संगठन बन जाएगा, जबकि हमास जो है वो बड़ा संगठन उभर के आएगा। और हमास ज़्यादा कट्टर होने के कारण इजराइल से और ज़्यादा इनके संबंध खराब होते जाएंगे। और किस तरह से ये फाइनली अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें हम पहुंचेंगे, हमारे अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए प्रेम सोढानी या फिर लर्न विद प्रेम।